5 भाइयों से अच्छा इकलौते देवर के साथ भाई दूज। ये है अर्चना और पूजा, दोनों ही आज भाई दूज की तैयारी में लगी हैं। इन्हें एक साथ काम करता देख गलतफहमी में मत आ जाना कि इनके बीच गहरा प्यार है, क्योंकि आज किचन में काम करना दोनों में से एक की मजबूरी है, और वो कौन है कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा। नंद जी, जब तक मैं पनीर के स्लाइस काट रही हूँ तब तक आप मिक्सर में धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज पीस दो ना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है भाभी। वॉश बेसिन में हाथ धोकर अर्चना मिक्सर में धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज पीसती है। पेस्ट बन जाने के बाद अर्चना एक बार फिर से आटा गूंथने लगती है। कुछ देर बाद, भाभी मेरे हाथ में आटा लगा है, आप करछी से खीर चला दीजिए ना, कहीं नीचे से लग ना जाए। देख रही हो ना मैं क्या कर रही हूँ, काम के बीच में कोई डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है भाभी जी, आप गुस्सा ना होइए, मैं खुद ही कर लूंगी। अर्चना आटा लगे हाथ से ही करछी पकड़कर पतीले में पक रही खीर चलाती है। पनीर के स्लाइस कट जाने के बाद चूल्हे के दूसरे बर्नर में पूजा एक छोटी सी कढ़ाई रखती है और फिर उसमें अर्चना द्वारा बनाया हुआ पेस्ट डालती है और उसे अच्छे से भूनती है। उसके बाद पूजा कढ़ाई में पनीर के स्लाइस डालकर, इतनी देर से खड़े खड़े मैं तो थक गई हूँ, मेरे पैर भी दर्द करने लगे। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में थोड़ा आराम करूंगी। ननद जी तब तक देखना सब्जी जल ना जाए। मैं अब आराम करूंगी और मेरे हिस्से का काम भी ये कर लेगी। पूजा किचन से अपने रूम में जाती है। जब इतना सा भी काम नहीं होता तो किचन में आती ही क्यों है ये, सिर्फ दिखावा करने के लिए, ताकि भैया और मम्मी पापा को ये लगे कि ये काम करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। पूजा के जाने के बाद अर्चना अकेले ही मटर पनीर, खीर, पूरी, डोसा, पुलाव और छोले भटूरे बनाती है। मेरे सभी भाइयों की मनपसंद डिश बनकर तैयार है। जब तक वो सभी घर आएंगे तब तक मैं डिनर टेबल अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। डाइनिंग हॉल में जाकर अर्चना डाइनिंग टेबल पर नई चादर बिछाकर 10 कुर्सियां डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखती है और फिर कुर्सियों के हिसाब से प्लेट्स, कटोरियां, चम्मच और ग्लासेस भी रखती है और फिर डाइनिंग टेबल के बीच में 3 गुलदस्ते रखकर, ये हो गई मेरे भाइयों की डाइनिंग टेबल तैयार। अब मैं खुद को सजा लूं, संवार लूं और पूजा की थाली भी तैयार कर लूं। बस कुछ ही देर में मेरे भाई आते ही होंगे। अर्चना वहां से अपने रूम में जाती है। तभी डाइनिंग हॉल में उसकी भाभी पूजा आकर, इसने तो अपना काम कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगी। तभी डोर बेल बजती है। लगता है मेरे भैया आ गए। पूजा जाकर घर का मेन डोर खोलकर देखती है तो सच में वहां उसका बड़ा भाई भास्कर खड़ा था। पूजा अपने भाई को डाइनिंग हॉल तक ले जाती है। एक्साइटमेंट में पूजा डोर बंद करना भूल जाती है। भैया आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके मनपसंद छोले भटूरे और पुलाव लेकर आती हूँ। डाइनिंग हॉल की कुर्सी में भास्कर को बैठाकर पूजा अर्चना के बनाए हुए सभी पकवान लाकर उसे परोसती है। सभी पकवान थोड़ा थोड़ा खाने के बाद भास्कर, अरे वाह बहना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इतना टेस्टी खाना, जी करता है खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। तो खाओ ना भैया, रुक क्यों गए? मैंने आपके लिए ही तो इतनी मेहनत से बनाया, सुबह से किचन में ही हूँ, 1 मिनट भी आराम नहीं किया। अब और नहीं खा सकता बहना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आपने खाना खा लिया? अब मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। चलो अब निकालो मेरा गिफ्ट। अरे बहना, तूने खाना खिला दिया और गिफ्ट भी मांग रही है, लेकिन मेरी आरती तो की नहीं, ना हाथ में कलावा बांधा और ना ही टीका लगाया, भला ये कैसे भाई दूज? अरे भैया वो मैं जल्दी जल्दी में भूल गई, अब गिफ्ट निकालो, बहाने मत बनाओ। भास्कर अपनी जेब से निकालकर गोल्ड रिंग पूजा को देता है। वाह भैया ये तो बहुत सुंदर है। पूजा भास्कर को अपने कमरे में ले जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर अर्चना ये सोचती है कि उसका बड़ा भाई विनय आ गया है और वो शरारा पहनकर हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल, कलावा और मिठाई पूजा की थाली में रखकर डाइनिंग हॉल में आती है और देखती है कि उसके बनाए हुए सभी पकवान वहीं रखे हैं और गंदी प्लेट्स और कटोरियां भी, जिनमें जूठन भी बचा है। जरूर भाभी के भैया आए होंगे, लेकिन खाना खिलाने के बाद भाभी को जूठी प्लेट तो हटा देनी चाहिए थी। इतना बोलकर अर्चना जूठे बर्तन हटाकर एक बार फिर डाइनिंग टेबल सजाती है और वहीं कुर्सी में बैठकर अपने भाइयों के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वहां उसका बड़ा भाई विनय आता है। भैया आ गए आप? अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाए, तब तक मैं आप सभी के लिए खाना लगाती हूँ। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और तुम्हें होश भी नहीं है, घर में रहकर करती क्या वो पूरा दिन? विनय की आवाज सुनकर उसका साला भास्कर वहां आता है। अरे साले साहब, आप यहीं पर कब आए? अरे जीजाजी, भाई दूज पर मैं यहाँ अपनी बहन के पास ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या बात कही साले साहब। विनय अर्चना को नजरअंदाज करके भास्कर को अपने कमरे में ले जाता है। अपने बड़े भाई के जाने के बाद अर्चना अपने छोटे भाइयों का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद फिर डोर बेल बजती है। अर्चना जाकर दरवाजा खोलती है तो फोन पर बात कर रहे उसके छोटे भाई अभय और रजत दरवाजे पर खड़े हैं। वो दोनों अंदर आते हैं। भाई,
हम दोनों को पता है कि आज क्या है, लेकिन प्लीज अभी कुछ नहीं, हम दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पर हैं। इतना बोलकर दोनों भाई भी अपने रूम में चले जाते हैं। रचना दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा भाई राजवीर भी वहां आ जाता है। राजवीर, कम से कम तू तो आज के दिन मेरी बात मान ले। दीदी प्लीज, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा। राजवीर भी अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्चना डाइनिंग हॉल में जाकर निराश होकर बैठ जाती है। मेरे 5 भाई हैं, फिर भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। आज भाई दूज के दिन घर पर होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे मैं उनके लिए यहाँ हूँ ही नहीं। सब अपनी अपनी जिंदगी में इस तरह खो गए कि मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। ये सोचते हुए अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके 5 भाई पूजा, भाभी और उसका भाई वहां आते हैं। अर्चना बिना कुछ बोले ही अपने 5 भाइयों को टीका लगाकर हाथों में कलावा बांधती है और फिर उनकी आरती उतारकर उन्हें मिठाई खिलाती है। उसके बाद अपने सभी भाइयों के लिए खाना परोसती है। खाना खाने के बाद विनय, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया अर्चना। आप तो अकेले ननद जी की ही तारीफ कर रहे हैं, जबकि खाना बनवाने में मैंने भी उनकी मदद की है। लेकिन भाभी जी, आपने तो सिर्फ पनीर के स्लाइसेस ही काटे थे। अर्चना, तुम अपनी भाभी की मेहनत का क्रेडिट अकेले लेना चाहती हो, ये बिल्कुल गलत बात है। इतना कहकर विनय पूजा और भास्कर के साथ कमरे में चला जाता है और अर्चना के चारों छोटे भाई भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अर्चना अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर, मम्मी, भाभी मेरे हर काम का क्रेडिट ले जाती है और भैया उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें समझाइए ना। देख बेटी, तू शादी करके एक दिन अपने घर चली जाएगी, तेरे जाने के बाद तेरी भाभी ही हम सबकी देखभाल करेगी। तेरी तरफदारी करके हम उससे मनमुटाव नहीं कर सकते। कुछ दिन की और बात है, फिर तू अपने घर जाकर करना अपनी मनमानी। तेरा बड़ा भाई तेरे लिए लड़का देख ही रहा है। अर्चना अपने भाइयों से निराश तो थी ही, वो अपने मम्मी पापा से भी निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। विनय के कमरे में बैठे पूजा और भास्कर उसी की शादी की चर्चा कर रहे थे। साले साहब, मेरी छोटी बहन की उम्र निकलती जा रही है, उसके लिए आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ। अच्छा सा लड़का क्यों? अच्छे से लड़के के लिए अच्छा सा दहेज भी देना पड़ेगा और दहेज भी आपके मत्थे ही आएगा। भैया, आप तो कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके घर वाले कम दहेज में ही शादी करने को मान जाए। अरे मेरी नजर में है एक ऐसा लड़का, रोशन, लेकिन वो शराब बहुत पीता है। तब तो आप कल ही उन्हें बुला लीजिए। ठीक है, मैं अभी उसके पापा को फोन करके कल यहाँ बुला लेता हूँ। भास्कर के बुलाने पर अगले दिन की दोपहर रोशन को साथ लेकर उसके मम्मी पापा शकुंतला और राघव अर्चना को देखने पहुंच जाते हैं। उनके साथ रोशन का छोटा भाई दीपक भी था। सभी लोगों के बीच अर्चना अनारकली सूट पहने बैठी है। पूजा अपने भाई भास्कर के कान में कहती है, भैया, आपने इनसे दहेज वाली बात तो बता दी है ना? बहना, मैंने सब कुछ बता दिया है, आगे की बात अब तुम कर लो। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। आप बताइए, आप सबको मेरी कम पढ़ी लिखी ननद कैसी लगी? कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, घर तो संभालती है। हमें भी अर्चना बहू बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। अगर आपकी इच्छा यही है तो जट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करते हैं जी। अर्चना रोशन से शादी करके अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मायके भर में भाइयों और माँ बाप की अनदेखी का असर अर्चना पर ससुराल में भी रहा। वो अपने सास ससुर और देवर का अपना नहीं पाई थी और उसका पति भी सुबह से घर निकलता और शाम को नशे में ही वापस आता। अर्चना ससुराल में सहमी हुई सी रहती थी। एक सुबह अर्चना ससुराल के किचन में साड़ी पहने दुल्हन का श्रृंगार किए चाय बना रही थी। जैसे वो दूध में शक्कर डालने वाली होती है, शक्कर का डिब्बा उसके हाथ से छूट जाता है और पूरी शक्कर फर्श पर गिर जाती है। ये क्या हो गया? अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगे। एक काम करती हूँ, जल्दी से फर्श पर गिरी शक्कर साफ करके किसी को भी पता चलने से पहले दुकान से और शक्कर ले आती हूँ। ये सोचकर अर्चना घर से शक्कर लेने के लिए निकलती है, लेकिन छत में कसरत कर रहा उसका देवर दीपक उसे घर से बाहर जाते हुए देख लेता है। भाभी, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उनके पीछे जाकर पता लगाता हूँ। दीपक अर्चना के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी दीपक देखता है कि गली के सुनसान जगह पर एक लफंगा अर्चना के पास जाकर, क्या बात है भाभी जी, अकेले अकेले आप कहाँ चली जा रही हैं? भैया जी आपका ख्याल नहीं रखते क्या? कहिए तो हम आपका ख्याल अच्छे से रखेंगे। तुम कौन हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तभी दीपक वहां आकर उस लफंगे को जोर से मुक्का मारता है। मुक्का पड़ते वो जमीन पर गिर जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करने की? उन्हें अकेला समझने की गलती मत करना, इनका देवर इनके साथ है, समझा? दीपक जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वो वहां से डरकर भाग जाता है। दोबारा यहाँ आसपास दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। भाभी, आप बिना बताए कहां जा रही थी? अपने देवर की ये बात सुनकर उनका देवर उनके साथ है, अर्चना को एक बीती बात याद आ जाती है।
उस दिन शाम के समय अर्चना सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद कर अकेले ही अपने घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे मोहल्ले का ही लड़का सुमित रोक लेता है। मेरे होते हुए भी तुम्हें ये सब काम करने पड़ते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो तो तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। देखो, तुम मुझे इस तरह परेशान मत किया करो। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो मैं अपने भाइयों से बता दूंगी। फिर वो सभी तुम्हारे साथ जो भी करेंगे ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुम्हारे भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुमने उनसे मेरी शिकायत कर दी तो भी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, उल्टा तुम्हें ही सुनाएंगे। इसलिए तुम मुझे अपने भाइयों का डर मत दिखाओ। तुम यहाँ से जाती हो या मैं शोर मचाऊं? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर अर्चना हॉल में बैठे विनय से सुमित के बारे में सब कुछ बताती है। विनय के साथ पूजा भी बैठी हुई थी। तुम कोई हूर की परी तो हो नहीं जो लड़के तुम्हें छेड़ेंगे। मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही सीधा और शरीफ लड़का है। अक्सर मार्केट आते जाते वक्त वो मुझे भी मिलता है। मुझसे तो आज तक उसने बदतमीजी नहीं की। जरूर तुमने ही कोई नीच हरकत की होगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आपने तो मुझे ही गलत ठहरा दिया। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ जब घर पर कुंवारी बैठी रहती हैं तो उनके दिल में कितने अरमान चलते हैं। भाभी, मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाना। ज़बान संभाल के बात करना। एक तो खुद गलती करती हो और अपनी भाभी से जुबान लड़ाती है। इतना बोलकर विनय अर्चना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। भाभी जी क्या हुआ? आप किन ख्यालों में खो गईं? दीपक की आवाज कान में पड़ती है। अर्चना पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी जी बताएंगी क्या हुआ? आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं? किचन में जो कुछ भी हुआ अर्चना दीपक से बताती है। तो उसमें डरने वाली कौन सी बात थी भाभी जी? आप मुझसे कह देती, मैं बाजार से शक्कर ले आता। लगता है भाभी जी आपने मुझे अपना देवर माना ही नहीं अभी तक। अब तक मैं गलतफहमी में थी, लेकिन आज गलतफहमी दूर हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। आप क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ देवर जी। चलिए जल्दी से शक्कर लेकर घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों को घर पर ना पाकर सब परेशान हो जाएंगे। शक्कर खरीदकर वो दोनों घर जाते हैं। इधर ससुराल में अर्चना की गलतफहमियां दूर हो रही थी और उधर उसके मायके में उसका बड़ा भाई भी कुछ समझने वाला था। उसी सुबह विनय अपने कमरे में जूते लेकर बैठा था और पूजा बेड पर लेटी फोन चला रही थी। पूजा, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं? जल्दी से ढूंढ दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हारी बहन के जाने के बाद मैं अकेले ही पूरा घर संभालती हूँ। क्या तुम अपने मोजे भी नहीं ढूंढ सकते? पूजा की बात सुनकर विनय को अर्चना की याद आ जाती है। अर्चना कहाँ हो? जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। भैया मैं किचन में चाय बना रही हूँ, बस 2 मिनट में आई। अपनी पत्नी पूजा की बातों से विनय को अर्चना की याद आ जाती है। अर्चना ने मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी पूजा। इस बात से बेखबर कि उसका बड़ा भाई विनय उसे याद कर रहा है, अर्चना जैसे तैसे अपने पति और ससुराल को संभाल रही थी। एक शाम अर्चना का पति रोशन नशे में धुत होकर घर वापस आता है। अर्चना उसे सहारा देकर अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां दीपक आता है और रोशन को सहारा देता है। मैं जानता हूँ भाभी जी, आप भैया के नशे की आदत की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन मेरे भैया हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो नशे से नफरत करते थे, लेकिन जब से वो यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए हैं तब से न जाने उन्हें क्या हो गया कि वो नशे के आदी हो गए। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे भैया नशे के आदी कैसे हो गए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो एक बार फिर से पहले जैसे हो जाएं। काश ऐसा ही हो भाभी जी। जैसे तैसे वो दोनों रोशन को उसके रूम तक ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद दीपक अपने कमरे में चला जाता है। एक दिन पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद अर्चना दीपक का रूम भी साफ करने जाती है। पूरे कमरे में किताबें फैली हुई थी। बुक शेल्फ में किताबें सारी अस्त व्यस्त थीं। देवर जी का कमरा तो बिल्कुल मेरे भाइयों के कमरों की तरह ही बिखरा हुआ रहता है। मैं अभी सब ठीक करती हूँ। अर्चना किताबें उठाकर बुक शेल्फ में रखने लगती है। तभी उसके हाथ से छूटकर एक किताब जमीन पर गिरती है। तभी वहां उसका देवर दीपक आता है। देवर जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझसे किताब गलती से छूट गई। शांत हो जाइए भाभी जी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। आप इतना घबराती क्यों हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाया। किताब का गिरना और दीपक की बातों ने उसे एक बार फिर से कुछ याद दिला दिया। बेड पर फैली हुई किताबें उठाकर अर्चना बुक शेल्फ में रखने लगती है। इन किताबों को तो देखो, ऐसे पड़ी हैं जैसे अब इनका काम भी नहीं पड़ेगा। तभी एक किताब छूटकर फर्श पर गिरती है। उसी समय वहां राजवीर भी आ जाता है। दीदी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, और तुमने मेरी किताब क्यों फेंकी? मैंने किताब फेंकी नहीं है राजवीर, बुक शेल्फ में रखते हुए हाथ से छूट कर गिर गई। मुझे सब पता है, झूठ मत बोलो। तुम पढ़ नहीं पाई ना, इसलिए मेरे पढ़ने से तुम्हें दिक्कत होती है।
तुम नहीं चाहती ना कि मैं पढ़ूं? तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अनपढ़ रह जाऊं? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे गलत समझ रहा है। राजवीर की बातों से अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर की कही बात याद आते ही एक बार फिर से अर्चना की आंखें नम हो जाती हैं। भाभी जी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या? नहीं देवर जी, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बस मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। इन किताबों को देखकर मुझे आपके भाभी की कही एक बात याद आई। कौन सी बात देवर जी? उन्होंने कहा था कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। आपके न पढ़ पाने का कारण क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई और मम्मी पापा ने 12th के बाद मुझे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं कॉलेज जाती तो घर का काम कौन करता। ये तो गलत बात है भाभी जी। हाँ, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप कुछ न करिए भाभी जी, अब जो कुछ करना है वो मैं करूंगा। आपको डॉक्टर बनना है ना, तो फिर आप नीट की प्रिपरेशन कीजिए, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं पढ़ाई करूंगी तो घर के काम कौन करेगा देवर जी? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपका देवर है ना, आपकी हेल्प पढ़ने में भी और घर के कामों में भी कर देगा, ठीक है? दीपक का कमरा ठीक करने के बाद अर्चना अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैं अपने देवर को कितना गलत समझती थी। वो मेरे भाइयों जैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं भी अब अपने देवर को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उनकी भाभी हूँ, बल्कि मैं उनकी बड़ी बहन बनने की कोशिश करूंगी। इधर अर्चना अपने देवर की बड़ी बहन बनने का सोच रही थी, और उधर अर्चना के मायके में उसकी भाभी अपने देवरों की अच्छी भाभी भी नहीं बन पा रही थी। संडे की सुबह थी, पूजा किचन में पोहे बना रही थी। सभी भाइयों ने मिलकर मुझे नौकरानी बना दिया। जब से मेरी ननद गई है तब से मुझे 1 मिनट को भी आराम नहीं है। जिस समय पूजा किचन में नाश्ता बना रही थी, उसी समय उसके चारों देवर अभय, रजत, संतू और राजवीर हॉल में आते हैं। हॉल के फर्श, हॉल में रखे सोफे, टेबल, गुलदस्ते और कुर्सियां अस्त व्यस्त और धूल भरी थी। भाभी जी, ओ भाभी जी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ किचन में हूँ, तुम सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। क्यों अपना गला फाड़ रहे हो देवर जी? आप सारा दिन घर पर ही रहती हो, फिर भी पूरा घर धूल मिट्टी से भरा है और अस्त व्यस्त है। आप इतना सा भी काम नहीं कर सकती? आप सारा दिन करती क्या रहती हैं? गुस्से से भरी पूजा वहां आती है। अभय की आवाज सुनकर विनय और उनके मम्मी पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ अभय, तू अपनी भाभी पर इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? आप भाइयों को लगता है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो अकेले ही पूरे घर का काम करूंगी? मैं ही कपड़े धोऊंगी, बर्तन भी मैं ही साफ करूंगी, घर की साफ सफाई भी मैं ही करूंगी, और अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना भी बनाऊंगी। मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अपना काम खुद करे या अपने लिए नौकरानी ले आए। शांत हो जा बहू, अब ऐसा ही तो कह रहा है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप भी अपने बेटों की ही तरफदारी करेंगी ना, तो फिर ठीक है। अब आप उन्हें ही कहिए कि घर के सारे काम वही करें। अब मैं सिर्फ अपना और अपने पति का काम करूंगी। इतना बोलकर अर्चना वहां से चली जाती है। विनय भी उसके पीछे जाता है। पूजा की बातों से उन सबको अर्चना की याद आ जाती है। अर्चना अकेले ही पूरा हॉल साफ कर रही थी, तभी वहां उसके चारों भाई आते हैं। चलो अब तुम चारों हॉल साफ करने में मेरी मदद करो। क्या मदद करो? आज संडे है, बस यही दिन तो आराम करने को मिलता है, उसमें भी आप हमें काम करने की बोल रही थी। हम नहीं कर सकते कोई काम वाम, आप अकेले ही करो। ठीक है मेरे अकड़ू भाइयों, तुम भी क्या याद करो कि कैसी बहन से पाला पड़ा है। जाओ आराम करो, मैं अकेले ही सब कर लूंगी। अर्चना दीदी जब तक इस घर में थी पूरा घर चमकता था, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन भाभी भी थी तो अब हमें एहसास हो रहा है कि हमने दीदी के साथ कितना गलत किया, कभी उनकी कदर नहीं की। अर्चना के न होने पर उसके भाइयों को उसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अर्चना को अपने देवर में एक प्यारा भाई मिल गया था। एक शाम अर्चना अपने कमरे में बैठी नीट की बुक पढ़ रही थी, तभी शराब के नशे में रोशन वहां आता है। ये तुम क्या कर रही हो? बंद करो ये पढ़ना लिखना, कुछ नहीं होता इससे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इन किताबों को दे दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? लोगों के ताने और फेलियर और ये नशा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, हर साल लाखों लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं, जिनमें से कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो क्या बाकी के फेल हुए लोग आपकी तरह शराबी हो जाते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी हमें कई मौके देती है कामयाब होने के। आपके पास भी अभी कई मौके हैं। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। इतना बोलकर रोशन बेड पर लेटकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। एक सुबह हमेशा की तरह ही सुबह सुबह रोशन कहीं चला जाता है। सभी घर वालों को नाश्ता देकर और पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद अर्चना अपने कमरे में बैठकर नीट की किताब पढ़ने लगती है। तभी वहां हाथ में फाइल लेकर रोशन आता है। तुम्हारी कही बात के बारे में मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम सही हो और मैं गलत था, लेकिन तुम भी वही कर रही हो जो
करके मुझे नाकामी मिली। मुझे डर है कि अगर तुम भी फेल हो गई तो। अगर फेल होने के डर से मैं कोशिश ही ना करूं तो पता कैसे चलेगा कि मैं गलत थी या सही? और फिर जिंदगी हमें और मौके भी तो देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये लो नीट के नोट्स, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और हाँ, मैं कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ससुराल में अब अर्चना को अपने पति का प्यार और रिस्पेक्ट भी मिलने लगी थी। उसका देवर पहले ही उसे बड़ी बहन मान चुका था। ससुराल में अर्चना के दिन हंसी खुशी बीतने लगे। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सभी बहन और भाई करते हैं, भाई दूज का दिन। लेकिन उस दिन अर्चना अपने कमरे में उदास बैठी रो रही थी। लगता है मेरे भाइयों ने मुझे भुला दिया है। वहाँ दीपक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। हैप्पी भाई दूज भाभी जी। हैप्पी दूज देवर जी। अर्चना की उदासी से दीपक समझ जाता है कि वो अपने भाइयों को याद करके दुखी है और ये बात जाकर अपने मम्मी पापा से बताता है। वो तीनों अर्चना के कमरे में आते हैं। बहू, आज तुम्हें अपने भाइयों की याद आ रही होगी ना? मम्मी जी, मैंने सुबह अपने पांचों भाइयों को कॉल किया, लेकिन ना तो किसी ने कॉल रिसीव किया और ना ही कॉल बैक किया। बहू, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आज भाई दूज है ना, तो जरूर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया होगा, इसीलिए उन्होंने तुमसे बात नहीं की। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना बोलकर अर्चना अपने भाइयों के बारे में शकुंतला से सब कुछ बताती है। बहू, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा देवर भी तो तुम्हारा भाई ही है। वो तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता है, तो इस बार तुम रिवाज बदल दो। भाइयों के बदले देवर के लिए भाई दूज मनाओ। अपनी सास की बात सुनकर अर्चना खुश हो जाती है। अब से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। अपनी सास की बात मानकर अर्चना फटाफट नहा धोकर तैयार होती है और गुलाबी साड़ी पहनकर किचन में जाकर अपने देवर के लिए सब्जी, पूड़ी, पुलाव, गुलाब जामुन, जलेबी और इडली सांभर बनाने की तैयारी करती है। किचन में उसकी हेल्प उसका देवर दीपक भी करवाता है। उधर उसके मायके में उसकी भाभी सिर्फ अपने भैया भास्कर के लिए ही खीर, सब्जी और पूड़ी बनाती है। उसके आने के बाद उसे अपने कमरे में ले जाकर, भैया तुम यहीं रुको, मैं यहीं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जीजा जी, और आप के देवर कहाँ हैं दीदी? मैंने उनके लिए कुछ नहीं बनाया, तुम खाओ, वो अपना देख लेंगे। डाइनिंग हॉल में बैठे उसके चारों देवर और पति। पूजा, बहुत भूख लगी है, खाना ला दो। मैंने आज खाना सिर्फ अपने भैया के लिए बनाया। तुम्हें भूख लगी है तो या तो खुद बना लो या होटल से मंगवा लो। अर्चना होती तो ऐसा कभी नहीं होता। आज पहली बार है भाई दूज पर हमारे लिए खाना नहीं बना। दीदी का सुबह फोन भी आया था, लेकिन किस मुंह से उनसे बात करूं? उन्होंने मुझे भी कॉल किया था, जैसे व्यवहार मैंने उनके साथ किया, मैं उनसे अब नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। तभी वहां उनके मम्मी पापा आते हैं उनकी बातें सुनकर। बेटा, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी माफी भी होती है। इस तरह मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी उसे समझने में गलती की है। वो जब आएगी तब मैं भी उससे माफी मांगूंगा। लेकिन तुम सब अपनी बहन के घर जाओ और उससे अपनी गलती की माफी मांगो। पांचों भाइयों को अपनी गलती का एहसास पहले से था, लेकिन अर्चना का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अपने पिता के समझाने पर वो पांचों अर्चना के ससुराल के लिए निकलते हैं, इस बात से अनजान कि ये भाई दूज उनकी जिंदगी का सबसे खास भाई दूज होने वाला है। अर्चना भाई दूज की पूजा की थाली सजाकर हॉल में अपने देवर दीपक को टीका लगाती है और फिर उसे कलावा बांधकर उसकी आरती उतारती है। वहीं पास ही उसके सास, ससुर और पति बैठे थे। ठीक है देवर जी, अब मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। गिफ्ट नहीं मांगोगी भाभी जी? आज के दिन आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, भला इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है देवर जी? दीपक अर्चना को उन दोनों का फ्रेम किया हुआ फोटो देता है जिस पर लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट भाभी कम दीदी। अपने देवर का गिफ्ट देखकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवर जी, सचमुच ससुराल का पहला भाई दूज है। मेरे मायके के सभी भाई दूजों से सबसे बेस्ट है। तभी डोरबेल बजती है। रोशन दरवाजा खोलने जाता है और कुछ देर बाद अर्चना के पांचों भाइयों के साथ हॉल में पहुंचता है। दीदी, आज आप हम भाइयों की आरती नहीं उतारोगी क्या? अपने भाइयों को वहां देखकर अर्चना की आंखों में आंसू दे वो अपने भाइयों से लिपट कर रोने लगती है। उन पांचों की आंखों में पहले से ही शर्मिंदगी के आंसू थे। भैया, मैं तो समझी थी कि आपने मुझे भुला ही दिया है। नहीं पगली, तुझे समझने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन तुम्हारे न रहने पर हमें पता चला कि तुम्हारा होना हम भाइयों की खुशकिस्मती थी। जिन भाइयों की आपकी जैसी बहन होती है वो भाई किस्मत वाले होते हैं। अपने पांचों भाइयों को माफ कर दो बहन। मैंने आप सभी को माफ कर दिया है भैया। देखा बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि आज के दिन तेरे भाई जरूर आएंगे। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। इस भाई दूज मुझे 6 भाइयों का प्यार मिल गया। 5 सगे भाई और एक भाई के रूप में देवर का प्यार।
तो इस तरह अर्चना ने मनाया अपने 5 भाइयों से अच्छा इकलौते देवर के साथ ससुराल में अपना पहला भाई दूज।